Welcome student. If you like my channel then please subscribe and share with your friends. हमारा टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि इसमें बैक्टीरिया सेल इंक्लूड होती है। तो आइए पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक ओवल शेप जो सेल बनी है ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का ये जो आपको आउटर बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री है क्या चीज़? ये बाउंड्री है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिव परमेबल होती है। सिलेक्टिव परमेबल का क्या मतलब होता है अब या मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमेबल मीन्स कि जिन चीज़ों को ये चाहती है उसको ये अंदर और बाहर कर सकती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसके बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और लेयर होती है। थोड़ा सा डायग्राम आप लोग अच्छे से बुक से बना लीजिएगा। तो ये एक रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से एक और लेयर होती है इसके बाद, पूरा ओवरऑल में कवर करके रखती है इसको। ये हो गया। ठीक है, और ये लेयर जो होती है इस लेयर का नाम होता है सेल वॉल। ये सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? ध्यान दीजिएगा, टिक मार्क में आता है। ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो सबसे अंदर की तरफ कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर पे कौन सी लेयर है? सेल वॉल, विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? इसके लिए हम 2-3 अभी मॉडल पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सेल वॉल हो गई, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब सब में नहीं होता, इसके बाहर पे एक जिलेटिनस लेयर होती है। और ये जो जिलेटिनस लेयर होती है इसे हम कहते हैं कैप्सूल। ये सभी में हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, इसे कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैप्सूल जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स इसका बना होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट हो भी सकता है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, यानी कंपलसरी नहीं होता। तो ये लेयर जो है ये भी इसके चारों तरफ पूरे में ही होती है। जिलेटिनस लेयर है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और क्या चीज़ इसके अंदर होता है? अब इसके अंदर देखिए फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड है। इस फ्लूइड का नाम होता है आपका साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ें होती हैं? इस साइटोप्लाज्म में सभी एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो कि सेल फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, यानी सेल जितना भी काम करिए, क्योंकि भाई ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसके अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स जो है वो नहीं है। तो साइटोप्लाज्म के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको किस तरीके से इसकी केयर करनी है। तो साइटोप्लाज्म में जो है वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, कुछ वो सोचते हैं प्लास्मिड क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं सर्कुलर डीएनए क्या होता है। तो इसका जो डीएनए होता है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता है, कहीं पर भी हो सकता है, जनरली एक कोने के तरफ होता है, फ्लोट करता रहता है ये इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो डीएनए होता है ये आपका डीएनए हो गया, इसमें कोई खास मेम्ब्रेन नहीं होती, सर्कुलर स्ट्रक्चर है डीएनए का। ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए जो है इसके हर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, पर उससे ज़्यादा ये साइटोप्लाज्म के एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक खास पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। इसका नाम होता है आपका प्लास्मिड। ठीक है, ये आपका जो प्लास्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। और प्लास्मिड जो है वो सर्कुलर होता है। अगर प्लास्मिड किसी भी सेल में प्रेजेंट है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्मिड प्रेजेंट हो, अगर सेल में प्लास्मिड प्रेजेंट है तो उस तरीके की सेल को बोला जाता है पॉजिटिव स्टेन सेल। और अगर ये एब्सेंट होता है तो बोला जाता है इसको नेगेटिव स्टेन सेल। ये जो प्लास्मिड होता है इसकी बहुत खासियत होती है, इस प्लास्मिड में 3 तरीके के जीन्स होते हैं। ठीक है, हम प्लास्मिड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्लास्मिड में 3 टाइप्स के जीन्स होते हैं इसमें, जिसमें कि पहला जीन होता है आपका एफ जीन। ठीक है, ये जो एफ जीन है इसे फर्टिलिटी जीन भी बोला जाता है। और ये फर्टिलिटी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई के। तो सेक्स पिलाई का मतलब क्या होता है? ये जो होता है ये आगे फ्यूचर में, मतलब जब ये सेल रिप्रोडक्शन करती है तो उस समय पे एक ब्रिज बनाता है 2 सेल के बीच में कनेक्शन के लिए। तो अगर ये एफ जीन प्रेजेंट होगा तभी वो ब्रिज बन पाएगा, अगर ये एफ जीन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ब्रिज नहीं बन पाएगा। तो अगर एफ जीन किसी सेल में प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल जो है वो पॉजिटिव स्टेन की सेल है, इसका मतलब उसमें प्लास्मिड प्रेजेंट है।
इसके बाद एफ जीन के बाद दूसरा जीन जो इसमें प्रेजेंट होता है सेकेंड नंबर पे, उसको बोला जाता है आपका आर जीन। ठीक है, ये आर जीन जो होता है इसे एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन भी बोला जाता है। और ये एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो ये जो सेल्स होती हैं ना, ये कई सारी सेल्स बहुत आगे, अभी आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आप समझेंगे कि प्लास्मिड का क्या रोल है और इस आर जीन और एफ जीन का क्या रोल है। फिलहाल आप ये समझिए, प्लास्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3 टाइप ऑफ जीन, एफ जीन, आर जीन एंड द थर्ड वन इज द कोल जीन। ठीक है, एफ जीन मीन्स फर्टिलिटी जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पेलाई, आर जीन इज द एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन्स विच इज प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबॉडीज, एंड थर्ड वन इज द कोल जीन विच इज प्रोवाइड द रेजिस्टिविटी मीन्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट द एक खास तरीके केमिकल होता है, अगेंस्ट अ केमिकल, नेम ऑफ दैट केमिकल इज कॉलिसिन। ठीक है, ये कॉलिसिन जो है ये ई कोलाई सिक्रीट करता है, तो इस सेल को उस ई कोलाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ई कोलाई एक सेल एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है कोलिसिन। तो ये जो कोलिसिन है, ये कोलिसिन से इस सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये जीन इसमें प्रेजेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म प्लास्मिड नाउ। ठीक है, अब इसके बाद और चीज़ें क्या होती हैं भाई इस प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बीच बीच में कहीं कहीं पर इस तरीके के ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे करके लटके होते हैं, कहीं कहीं किनारे किनारे पे 2 3 4 5 रहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, तो इनका नाम होता है आपका मीजोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स जो होते हैं इनका रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन मतलब रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन एंड आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आप ऐसा समझ लें तो बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं होता, वो तो ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है टू यूज द ऑक्सीजन फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लूकोज फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेन और गेट द एनर्जी। तो मीजोसोम्स हैज़ द रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, तो इसका काम इस तरीके से होता है। डीएनए जो होता है वो जनरली जब ये सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये डीएनए क्या करता है, इस मीजोसोम के पास जाके अटैच हो जाता है कॉर्नर्स पे, और फिर ये स्प्लिटिंग, पहले अपनी कॉपी बना के दूसरी सेल के पास भेजता है और फिर स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी ये काम करता है। और क्या स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बाहर पे कुछ इस तरीके के ऐसे करके कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं, जिसे बोला जाता है, इन स्ट्रक्चर्स ऐसे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका नाम होता है फिम्ब्री। ये फिम्ब्री क्या करता है, इस फिम्ब्री का रोल होता है अटैचमेंट के लिए, यानी किसी सरफेस से अगर इनको चिपकना है तो ये फिम्ब्री जो है ये उसको वहाँ पर चिपकने के लिए काम में आती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर अगर हम बोलें एक ऑर्गेनिल्स, तो जो सबसे खास ऑर्गेनिल्स होते हैं छोटे छोटे से राउंडेड, इनको बोला जाता है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, मगर ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। अभी 70S राइबोसोम क्या है, 80S राइबोसोम क्या है, ये आप आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये जितने भी मैंने ऑर्गेनिल्स का नाम बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वो है, ये वो है, तो ये सभी का डिटेल स्ट्रक्चर आपने आगे की उसमें पढ़ना है। तो राइबोसोम क्या है, 70S का क्या मतलब है, 80S का क्या मतलब है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में जो मैं इस पर्टिकुलर राइबोसोम के ऊपर बनाऊंगी उसमें आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल समझिए कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका राइबोसोम कैसा होता है, 70S सब यूनिट का राइबोसोम होता है। तो ये पूरा आपका था प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आया होगा मुझे लग रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार हल्का सा रिवीजन देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, मीन्स सबसे अंदर की तरफ हम कहें तो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेल वॉल होती है विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके बाहर एक जिलेटिनस लेयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। इसके बीच में एक डीएनए होता है जो कि सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जिसे प्लास्मिड बोलते हैं। इसमें 3 टाइप के जीन्स होते हैं, एफ जीन, आर जीन एंड कोल जीन। एफ जीन फर्टिलिटी जीन्स, ये होता है एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन्स, और ये आपको ई कोलाई के कॉलिसिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। किनारे की तरफ पे फिम्ब्रिन होती हैं जो कि अटैचमेंट का काम करती हैं। बीच में राइबोसोम होते हैं जो 70S टाइप के राइबोसोम हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगी, स्पेशली एनिमल सेल।
आई होप कि अब आपको ये सारा स्ट्रक्चर इसमें जो भी है वो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।